अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जून का पहला दिन और आज से हम कोशिश करेंगे कि हम 2 व्लॉग्स अ डे करें। अब एक मैं ये दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप तक बाय द टाइम हम पोस्ट करेंगे थोड़ा शाम हो जाएगी, लेकिन एक रात में डे की पूरी जो डेवलपमेंट होगी उसके हवाले से हम ज़रूर किया करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू कीप दिस मोमेंटम इंटैक्ट और इंशाल्लाह हम इसी पूरे रूटीन के साथ चलेंगे लेकर। ताख़ीर जो और गैप जो है वो इसलिए आया व्लॉग्स में, मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं कराची गई थी और इस बार मैंने क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, ईद की छुट्टियाँ मिला के हमने सोचा कि जी हम कराची जाएँ और एक रोड ट्रिप करें। रोड से जब ट्रैवल किया तो हालात कुछ ऐसे थे कि आज से 5-6 साल पहले जो वो मोटरवे बननी थी सक्कर टू कराची तक की, वो अभी तक भी नहीं बन सकी और उसके साथ-साथ ही आपको पता है कि जब आप सिंध एंटर करते हैं तो फिर वो आपको जो वाइब्स आती हैं उसका मैं तफ़सीली तौर पे अगले व्लॉग में ज़िक्र करूँगी। आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाएँगे कि क्या-क्या मैंने विटनेस किया उस पूरी जर्नी में। रिफ्लेक्टर्स मोटरवे में जगह-जगह जब लगे हों, वो बहुत हेल्प करती है कि जो एक सामने से आने वाली जो ट्रैफ़िक होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उसकी जो लाइट होती है, उससे आप बच जाते हैं रिफ्लेक्टर्स की वजह से। लेकिन रिफ्लेक्टर्स उखाड़ दिए गए सिंध में जब आप दाखिल होते हैं, सेफ सिटी के कैमरास गायब कर दिए गए हैं और क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं बादशाहत तो आपको पता है इस मुल्क में है और कुछ इनको गारंटीज भी दी गई थी, इनको कुछ इंश्योर भी किया गया था कि जी आपकी आवाम को अनपढ़ रखें, आप अनएजुकेटेड रखें, जाहिल गंवार रखें, उसी में आपकी भलाई है। जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा आप लोगों के बारे में, तब तक आपका जो आपकी बादशाहत है, आपकी हुक्मरानी है, वो तब तक कायम और दायम रहेगी। जो लोगों को पता चलना, शऊर आना शुरू होगा तो आपके लिए मसाइल बढ़ जाएँगे। सो इसलिए अनपढ़ रखें आप और अभी भी हालात ऐसे हैं कि सिंध में, इंटीरियर सिंध में तो स्पेशली कि जब आप जो वो टोल्स आप जो छोटे-छोटे जो आपके टोल्स आते हैं, जब आप क्रॉस करते हैं 70-70 रुपए देते हुए तो आप जैसे ही वो अब टोल टैक्स दे के 70 रुपए आप जो मैनुअली दे रहे होते हैं, आप दे के आगे बढ़ते हैं तो आपकी गाड़ी के बिल्कुल सामने जो है वो जो फ़कीर हैं, बेचारे गरीब हैं, सिंध की जो अवाम है जिन तक वो ज़ाहिर है जिनके हाथ आज तक इसी तरह से रखे गए हैं, डिलिबरेटली रखे गए हैं मैं तो कहूँगी क्योंकि इतने सालों से अगर आप और सिर्फ़ एक पार्टी अगर सिंध में हुकूमत कर रही है और उसके बावजूद भी ये हाल हो लोगों का, उनकी हालत-ए-ज़ार कुछ ऐसी हो तो फिर ज़रूर इनसे सवाल करना बनता है और मैं तो कहती हूँ ये तो वैसे कभी हम अपनी ज़िंदगियों में नहीं देखेंगे ऐसा कि हाँ, हुक्मरान जो है वो रोड ट्रिप्स करें और आम आदमी की तरह एक कॉमन एक इंसान की तरह, शहरी की तरह, एक आम शहरी की तरह रोड ट्रिप्स करे बगैर प्रोटोकॉल के कि कभी आप सिर्फ सिर्फ जाके जरदारी साहब एक आम गाड़ी में आप बैठ के लोगों को जहाँ पर पता नहीं हो कि जरदारी साहब जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, ज़रा जाके देखें कि आपके सिंध में क्या हो रहा है। इंटीरियर सिंध से जब आप गुजरते हैं, लोगों की हालत-ए-ज़ार क्या है, गरीब गुरबत कितनी है, लोगों की भीख माँगने की आदत किस तरह की है और आपने क्योंकि आप दावों में तो और आप जो वादे सुनते हैं उसमें तो बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है कि जी वो शर्मिला फारूकी साहिबा के बकौल कराची जो है उनको पेरिस लगता है तो एक आम शहरी से कराची की पूछा जाए कि कराची वाकई में बल्कि जो कराची से ताल्लुक सिंध से ताल्लुक रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी हुक्मरानी पसंद है और कितने सालों से जब ये हुक्मरानी कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कुछ डिलीवर किया है, आप कितने मुतमईन हैं इनकी गवर्नेंस से, ज़रूर बताएं। पंजाब में नेचुरली आप जब मोटरवे और बहुत सारे फ्लॉज वहाँ पे भी होंगे लेकिन बहुत डेवलपमेंट भी हुई है। मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जो हम कहते हैं ना मज़ाक-मज़ाक में भी कि जी खाता है तो लगाता भी है, ये बात बिल्कुल एक्चुअली दुरुस्त है कि आपको पंजाब में काम नज़र आ रहा है और आपको सिंध में जी सिर्फ़ खाना है, सिर्फ़ खाना है। वो जो खपे, खपे, खपे वो सिर्फ़ जो है वो कहाँ जा रहा है पैसा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं आपको विजुअल्स दिखाऊँगी कि जी सेफ सिटी के कैमराज़ कैसे गायब हैं और क्योंकि इनका गुज़र नहीं होता इन रास्तों से तो ना इनको फ़ील होगा कि ये वो विज़न एनएचए के विज़न 2020 में इसमें ये सक्कर टू हैदराबाद एंड ऑनवर्ड्स ये कराची तक की पूरी मोटरवे डेवलप होनी थी, आज तक नहीं हो सकी है इतने सालों में। 2020 से पहले की यानी कि बात है और 6 साल में आप नहीं कर सके अभी तक और आगे भी इसी तरह से रहना है, क्या होना है, रिफ्लेक्टर्स गायब हैं, लोगों ने उखाड़ लिटरली तोड़-तोड़ के उखाड़े हुए हैं वो रिफ्लेक्टर्स लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा चोरियाँ सेफ सिटी के कैमरास चोरी हुए हुए हैं और यही कुछ आपको इस मुल्क में नज़र आ रहा है। सिर्फ़ ये तो मैं आपको एक रास्ते की कहानी बता रही हूँ, ये तो सिस्टम में क्या कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब ने 2-3 रोज़ कबल उन्होंने ट्वीट किया कि जी मेरे घरेलू मुलाज़िम के गाँव में ट्रांसफ़ार्मर जल गया और फिर ख्वाजा साहब ने कैसे लेस्को के एक पुराने मेहरबान बकौल उनके एक सीईओ को फ़ोन किया
کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں. ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے لیے اور مرمت کیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو کے ملازمین کو ادا کر دیا, رسید کسی نے نہیں دی. باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ حال ہے ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو, اپنی بات کر رہے وہ, اس کی سفارش پہ بھی واردات سے گریز نہیں کیا. 80,000 روپے یعنی کہ 80,000 روپے میں ٹرانسفارمر مرمت کر کے جو گاؤں والوں نے چندہ اکٹھے کر کے دیا اور پھر رسید نہیں دی. یہ وزیر صاحب بتا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ ان کے سفارش کرنے کے باوجود بھی, اور وہ ابھی ایگزسٹنگ کیبنٹ کا ممبر بھی ہیں اور اچھے خاصی ان کا ایک اسٹیچر ہے, ایک پروٹوکول ہے, اس کے باوجود بھی یہ واردات کی جا رہی ہے. اور یہ اگر حال ایک وزیر ہمیں بتا رہے ہیں اپنے یعنی کہ وزراء کا یہ حال ہو تو عوام کا حال کیا ہوگا, اور بیوروکریسی جو ہے وہ کس طرح سے حشر کر رہی ہے, آپ کو اس کا اندازہ بہت اچھی طرح ہو جائے گا. کسی نے مجھے کامنٹس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کل پرسوں میں کہ بجٹ پہ بات, بالکل 5 تاریخ کو بجٹ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے گا. بجٹ کیا آ رہا ہے وہ تو سب کو پریٹی مچ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا جس قسم کے اقدامات ہیں آج بھی. بلکہ ہم بات ہی کر رہے تھے کہ یہ جو ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں اضافہ کر دیا, تو واردات ڈالنے سے تو یہ حکومت جو ہے وہ مسلسل گریز تو نہیں کرے گی, مسلسل واردات ڈالی جا رہی ہے. گھریلو سلنڈر 3,643 روپے کا جو ہے وہ اب ہو گیا ہے, اور یہ اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. اس کے علاوہ تو ایک طرف یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے, پھر کہیں اور سے یہ وصول کریں گے, پھر اب اگلے یہ جو ہے پیٹرول کے اس میں پھر ایک وہ بم عوام پہ گرائیں گے. سو اسی طرح سے یہ ملک چلا رہے ہیں. اچھا, ندیم افضل چند صاحب بھی انہوں نے بھی آ کے جواب دیا تھا خواجہ آصف صاحب کی وہ جو گھریلو جو ان کے ملازم کے گاؤں میں جو ٹرانسفارمر جلا تھا اور جو مرمت ہوئی ہے 80,000 روپے میں وداؤٹ اینی ریسیٹس جو یہ واردات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا وابڈا کے جو ٹرانسفارمر چوری ہوئے ہیں وہ بھی وابڈا کو پتہ ہوتا ہے, خراب ہونے والے تو عوام اب خود ٹھیک کرواتی ہے اور کروا وابڈا ہی دیتا ہے. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں میکینک ان کے پینل پر ہوتا ہے, 40,000 سے 1,00,000 ریٹ ہوتا ہے. کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں آپ نے زرعی موٹر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے, حالانکہ اس کی منتقلی علیحدہ ہے. چند صاحب اگین پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, پیپلز پارٹی سسٹم کی گارنٹر ہے. خواجہ آصف صاحب نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ پہ اس موجودہ حکومت میں وزیر دفاع اور کیبنٹ کے اس وقت ایگزسٹنگ ممبر نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں. وزیر دفاع کی اس وقت آپ امیجن کریں کہ ان کی بھی نہیں چل رہی ہے, اور یہ ہمیں اندازہ لاسٹ ایئر سے بھی ہو گیا تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے میرے پروگرام میں ہی مجھے کہا تھا خواجہ صاحب نے کہ آپ جائیں جا کے دکھائیں سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ جیل میں ہم نے کتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہے, بٹ باوجود اس کے وزیر دفاع کی بھی نہیں چلی, اور ان کے انڈر جو لوگ ہیں وہ کتنی ان کی احکامات جو ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ سسٹم کا حصہ ہے جو ہمیں بتاتی آئی ہیں کہ جی ہائیبرڈ جو ہے وہ بہترین سیٹ اپ ہے, لیکن نہ نون لیگ کی چل پا رہی ہے اس موجودہ نظام میں, نہ پیپلز پارٹی کی چل پا رہی ہے, اور جو نیچے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے تئی معاملات چلا رہے ہیں. سو آپ دونوں جماعتوں کی آپ اس وقت ایک کل سٹیٹس آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کی سسٹم میں نہیں چل رہی ہے, یہ صرف لا کے ان کو بٹھایا گیا ہے. اور لیکن یہ بہت خوش اس نظام میں بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کل ٹویٹ کر کے بھی, کیونکہ آج تو سب گلگت بلتستان کی طرف اب آپ کو پتہ ہے کہ فوکس چلا گیا ہے. گلگت بلتستان جو ہے وہ اس میں الیکشنز ہونے والے ہیں 7 جون کو, اور بہت سارے نعرے وعدے کیے جا رہے ہیں. اگین الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ان کو جمہوریت بھی یاد آتی ہے ان کو, اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم بھی صحبتیں بھی یاد آتی ہیں. ابھی ایک پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ بھول کے, کیونکہ بینیفیشریز یہ خود ہیں, تو اس لیے سب خوش ہیں اس وقت. اور یہاں پر جی جس طرح سے بتایا جا رہا ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل لکھا انہوں نے, شہزاد اکبر صاحب نے ان کو ٹویٹ پہ ایک ذرا ٹونٹ کیا, تو انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو جواب دیتے ہوئے ہم نے بڑی اپنی بتایا کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے وقت میں بھی یہی ہوتا تھا, اپوننٹس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. میرے بھائی نے ایک بڑی طویل جو ہے وہ عرصے تک ناحق قید جو ہے وہ برداشت کی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, وقت گزر گیا, وقت کا ظالم پہیہ جو ہے وہ روا رہتا ہے. ہم اپنی غلطیوں اور تجربات سے سیکھنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آگے پھر لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ کبھی کسی مارشل لاء یا ہائیبرڈ بندوبست کا بینیفیشری نہیں بنا, نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے. پھر انہوں نے نیچے شکر یہ لکھ دیا کہ میں الحمدللہ اپنی حد تک جمہوری کارکن ہوں اور اپنے اس رویے کی قیمت ہمیشہ ادا کرتا رہا ہوں.
शुक्र है उन्होंने ये बात कह दी, एक डिस्क्लेमर था। और वो अपनी हद तक जो है उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो जमहूरी कारकुन है, उनकी इसी जुमले में पूरी उनकी पार्टी के ऊपर एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान तो जिंदगी भर रहेगा, ताहयात रहेगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का वोट को इज्जत दो का जो नारा था, जो एक बयानिया था, उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। उन लोगों ने, किसी ने कहा, वो एक दो रोज पहले जो है वो एक क्लिप शेयर हो रही थी कि एक ऊंट जो है, किसी ने, मियाँ साहब ने किसी रास्ते से गुजरना था, एक ऊंट जो है उनको उनके ऊपर वारना था, सदका देना था उनका, उस ऊंट का। सो मियाँ साहब क्योंकि उस रास्ते से नहीं गुजरे, तो जो ऊंट जो लिया गया था, नून लीगी कारकुन था जिसने लिया था, वो रेंट पे ऊंट लिया था, वो जिससे लिया था उसने कहा पेमेंट नहीं हुई मेरी, मुझे ऊंट वापस दे दो। सो ऊंट वापस ले गया। सो मियाँ साहब ने जो है, चूंकि आप सब ने उनको वोट नहीं दिया, लिहाजा वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सके, और चूंकि वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सके तो वो आपसे पूरी तरह से बदला लेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। सो ये सब हमें बदले की सूरत में हमें चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन फिर आपको याद होगा जो अल्लामा राशिद नसरुल्लाह साहब हैं, जो कहते हैं कि मियाँ साहब की बरकतें ही बरकतें हैं, उनकी खुशबू ही खुशबू है, जो 400 जो है वो फैली हुई है। लोगों ने बड़ा शदीद, और किसी ने, मैं ज़रूर ये बता दूं, किसी ने मेरा टिकटॉक बनाया हुआ, वो मेरा ऑफिशियल टिकटॉक नहीं है, लेकिन उसकी क्लिप मेरी इसी वीलॉग से निकाल के, वो जो भी चला रहा है, चला रही है टिकटॉक, वो मेरे नाम से ज़रूर चल रहा है, लेकिन मैं उसको ऑपरेट नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरी कोई टीम के मेंबर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। वो किसी और ने बनाया है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे वीलॉग से वो क्लिप्स निकाल के ज़रूर, अलबत्ता तो आपको नजर आए तो आपने रिपोर्ट ज़रूर कर देना है। अच्छा जी, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की बात हुई थी। शिगर में आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बड़ी तकरीर कर रहे थे। शिगर हमारा इलाका है जी, हम बड़ा ओन करते हैं शिगर को। फॉर्म 45 का बंदोबस्त, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। और शिगर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के ऑन द होल जो लोग हैं, उनको पता है कि आज़ादी किस तरह से ली जाती है, और उनके जो हक राय दही के साथ जो अगर खिलवाड़ करेगा, तो फिर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा की भी जो जिस तरह से अवाम बेवकूफ़ नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मियाँ साहब तो ज़रूर समझते थे कि बेवकूफ़ हैं, और बेवकूफ़ उनको कहा भी, बड़ी उनके सख्त जो है उनके साथ ये इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उनके लिए। लेकिन केपी के लोगों ने ये बात क्लियर कर दी कि जो वहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको चलती कर दिया जाएगा। और अभी केपी के अंदर जो हुकूमत है उसके अंदर बड़ी डिविजन्स हो रही हैं, ये भी एक अलग मामला है, इसकी हम वीलॉग में बात करेंगे सेकेंड। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अब इस वक्त जो चीज़ देखने को मिल रही है वो क्या है कि जो आपने 2024 के इलेक्शंस में किया था, जिस तरह से आपने जो एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड थी, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए एक पार्टी को साइड लाइन करने के लिए, वही चीज़ आपने गिलगित बल्तिस्तान में जब आप कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपको इलेक्शन डे पे ही पता चलेगा। अवाम को, जीबी की के लोगों को आप इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने फॉर्म 47 हो, फॉर्म 45 हो, आज बिलावल साहब का मैं जिक्र जो कर रही थी, वो शिगर में बहुत बातें कर रहे थे, बहुत नारे लगा रहे थे, बहुत वादे किए जा रहे थे वहाँ की आवाम से कि बहुत सबसे आपको एक बड़ी चीज़ जो आपको देना जा रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ तो बिलावल साहब के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो कि आज तक कोई भी सियासी जमात नहीं दिला सकी, वो आईनी हैसियत जिससे आप गिलगित बल्तिस्तान को मेन स्ट्रीम में लेकर आ सके, वो आज तक कोई जमात नहीं कर सकी। और क्यों नहीं कर सकी, ये आपने उनसे सवाल करना है कि जिनके साथ आपने हाथ मिला के इस हाइब्रिड सेटअप को आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मुलाइज करने की कोशिश की है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मुलाइज नहीं रहा। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के हवाले से माजी में बहुत सारी इस पर वर्किंग हुई, और सरताज अजीज साहब की ज़ेर सदारत एक कमेटी बनी, उसमें तमाम जो मेरे ख्याल से इम्पेकेबल प्रोफाइल्स के जो सारे लोग थे हमारे मुल्क के, जो हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं, वो उसका हिस्सा थी, और सारों ने मेहनत से वो पूरी एक डॉक्यूमेंट तरतीब दिया गया था, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए। लेकिन आप आज तक गिलगित बल्तिस्तान को वो आईनी हैसियत नहीं दिला सके, तो आपने आगे क्या करना है? आज आप गिलगित बल्तिस्तान में और स्पेशली शिगर में बिलावल साहब कह रहे थे कि जी अवाम ने आपने बंदोबस्त कर लेना है फॉर्म 45 का। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। बहुत ही एक ब्लेटेंट एडमिशन थी बिलावल साहब की कि फॉर्म 47 बिलावल साहब का जो है वो तैयार हो गया है। सबको पता है कि जी रेडीमेड फॉर्म 47 तो होंगे, लेकिन अवाम ने कैसे जीबी की, क्योंकि जीबी की अवाम जो है जब वो दोगर राज से लड़ सकती है और लड़ के आज़ादी हासिल कर सकती है,
उनको आप इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना बेवकूफ़ समझ सकते हैं। उनको आपने महरूम ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत बाशऊर लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है उसका लिटरेसी रेट ही सबको पता होना चाहिए। आपने ये ना समझे कि ये इंटीरियर सिंध या इंटीरियर जो अंदरून पंजाब या वो ऐसी थकी हुई, हारी हुई, मिस्कीन, गरीब वो अवाम है, वो नहीं है। ये बहुत ही अपने पैरों पे खड़े होने वाले लोग हैं और इनको आपने ये झांसे में नहीं आप उनको डाल सकते और ना ही आप उनसे ये झूठे वादे या खोखले नारों के साथ उनको आप ल्योर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता और गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पर एक पार्टी के लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हैं, वो आज शायद खटक साहब पहुंचे, बाकी सारे मियाँ साहब को जी एक उनके लिए रास्ता हमवार कर दिया गया है और उनको बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी है, आए वो गिलगित बल्तिस्तान में सब पार्टीज़ को सिवाय एक पार्टी के, उसी तरह से कि जो जनरल इंतखाबात में पाकिस्तान में हुआ, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको अभी तक की जो इत्तलात आ रही हैं, उसमें यही नज़र आता है कि ना कोई फ्री हैंड है, ना कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है, सिर्फ एक सियासी जमात के लोगों को, असद कैसर साहब हों, दीगर हो। अच्छा, दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी बोला जा रहा है, साथ साथ ताने दिए जा रहे हैं कि जी पहले से ही रोना शुरू कर दिया है, धांधली धांधली की बातें शुरू हो गई हैं कि जी अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट सबके सामने है, पुलिस किस तरह से आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है उनको आके अरेस्ट कर रही है, उनको वहाँ पर फ्रीली घूमने की इजाज़त नहीं है, घूमने क्या लोगों से इंटरैक्ट करने की इजाज़त नहीं है इलेक्शन से कबल, लेकिन ये भी करके देखें और फिर फैसला जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए एंड अगले वीलॉग्स में हम अब नेक्स्ट कल परसों तरसों क्योंकि अगेन बजट भी आ रहा है, फिर अगले हफ्ते के आगाज़ में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस है, सो उस पे बात होती रहेगी।